नमस्कार साथियों। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव होगा और फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी धारणा आज की तारीख में बहुत से लोगों की है और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो तो पूरी तरह मान बैठे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, जितने भी राज्य हैं इनमें चुनाव होगा और इन्हें जो है वो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आज यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी और नेता की कोई चल नहीं रही है। और ये कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से जमीनी हकीकत भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना इस समय चीजें आसान दिखाई दे रही हैं, जितनी स्पष्ट लोग समझ रहे हैं, उतनी स्पष्ट है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है और यदि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये माना जा रहा है कि 1.5 साल बाद जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता जो है वह प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक जो है इस समय दूसरी लेयर जो है, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो इसे लेकर जो है वो बहुत तेजी से जो है वो चर्चाएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों की धारणाएं बन रही हैं और जनता की भी धारणा बन रही है। तो अब तक ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके बहुत पुराने जो हैं, वो बहुत करीबी हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को अपने बाद में प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा अब तक माना जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी में यह भी माना जाता है कि सरकार कभी भी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन चलती आरएसएस की है। और अभी भी लोग भले ये मान रहे हो कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरएसएस के सामने अभी भी कोई सी भी सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, अभी आरएसएस का ही जो है पूरा सिक्का चलता है। इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में दो लॉबी बनी हुई। एक लॉबी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रही है और दूसरी जो लॉबी है वो आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, अ, उनके संरक्षण में नितिन गडकरी हैं, आपके योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, कई नेता हैं जो आरएसएस के जो करीबी हैं। एक लॉबी इस समय वहां चल रही है। तो अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरह से अमित शाह को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन गत दिनों एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आरएसएस के एक बड़े प्रचारक हैं, एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अमित शाह को बुलाया और अमित शाह जो है वो अपनी हनक में, सुबह का समय उन्होंने दिया था, अपनी हनक में सुबह ना जाकर वो शाम को गए। तो आरएसएस के जो वो नेता हैं उन्होंने अमित शाह को लंबे समय तक, 1-2 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे, बल्कि 5 घंटे जो है वो इंतजार कराया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अमित शाह जो है बाद में अनक कर जो है वो चल दिए और उन जो आरएसएस के नेता उनसे कहा कि मैंने गलती करी यहाँ आकर। तो आरएसएस के जो वो नेता है उन्होंने कहा कि गलती आपने नहीं करी, गलती मैंने करी आपको बुलाकर। मतलब एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह की जो है वो आरएसएस की नजरों में कोई कदर नहीं रही है। और यही वजह रही कि ये चर्चा, फिर बाद में ऐसी खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा दबाव बना आरएसएस का। और आज की तारीख में
खबरें ये हैं कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्हें साइड लाइन किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी पूरी तरह से जो है आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, वह आरएसएस के दबाव में जो है खुद भी जो है एक तरह से अमित शाह को जो है वो अब भाव नहीं दे रहे, ऐसी खबरें हैं। और गत दिनों एक खबर ये भी आई कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई पार्टी हुई थी, उसमें भी जो है अमित शाह के साथ में बदसलूकी की गई थी। दरअसल हम उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह पर कहीं ना कहीं चल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बिना सलाह मशवरे का अमित शाह जो है वो रणनीति बनाते हैं। और गत दिनों जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लिया गया, तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सलाह नहीं ली गई थी, उनका मशवरा नहीं लिया गया था। उसके बाद में तारा सिंह चौहान को जो घोसी उपचुनाव लड़ाया गया उसमें भी योगी आदित्यनाथ का सलाह मशवरा नहीं लिया गया, और यही कहा जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी लखनऊ की जो नेतृत्व है उन्होंने ही घोसी उपचुनाव हरवाया। तो एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने में लगे थे। और गत दिनों खबर ये भी आई थी कि नोएडा में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हारी थी भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, तो ये जो सीटें हारी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 16 सीटें हारी थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें अधिकतर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो उन सीटों को कैसे जीता जाए, इसको लेकर एक नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह जो है उनकी एक मीटिंग की बात खबर आई थी कि वो मंथन करने वाले हैं। हालांकि मीटिंग होने वाली थी लेकिन अभी तक वो मीटिंग नहीं हुई है। तो इस समय जो है सबसे बड़ी खबर देश की राजनीति में ये है कि भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह को साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह की जो इस समय हनक रही है, और अमित शाह से आरएसएस इसलिए भी नाराज है कि आरएसएस नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जब यौन शोषण का आरोप लगाया अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने, क्योंकि आरएसएस ये मानकर चलता है कि महिलाओं का वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, आधी आबादी है। और ये खबरें तो यहाँ तक आ रही है 33% जो आरक्षण महिलाओं का करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कानून बनने जा रहा है, जो विधेयक पास हुआ है, वह भी आरएसएस के दबाव में हुआ है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आरएसएस जो वो अमित शाह से बड़ा नाराज था। जब पिछले दिनों ये खबरें आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर दबाव बनाकर आंदोलन को तुड़वाकर एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया है। और ये जो इस समय दिल्ली की पुलिस की जो इस समय शक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में चली है, और ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जेल जाना तय है, ये भी भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का दबाव बना है। आरएसएस जो है दरअसल जो फीडबैक आ रहा है वो मोदी सरकार के पक्ष में नहीं आ रहा है। आरएसएस का फीडबैक जो उनके अपनी सूत्र हैं, जो उनका अपना एक सर्वे है, उसके हिसाब से मोदी सरकार से लोग नाराज हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर। तो आरएसएस जो है अब सारा ठीक रहा। विशेष रूप से प्रधानमंत्री भी अमित शाह पर फोड़कर जो है एक भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि बनाना चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में यदि सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भले ही नितिन गडकरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा हो, लेकिन देश के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, जो हिंदू संगठन हैं, उनकी नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरा जो प्रमुख चेहरा है प्रधानमंत्री पद के दावेदार का, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ को जो है आरएसएस में जो है एक एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में देखता है, और योगी आदित्यनाथ के सिर पर जो है वो आरएसएस का जो है हाथ भी है। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो
नेता प्रधानमंत्री बने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस जो है उन लोगों को जो है प्रमुख पद देता है जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो है वो आरएसएस के प्रचारक नहीं रहे हैं। एक जो है कमजोर पॉइंट योगी आदित्यनाथ का ये है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े समर्थक जो लोग देश में हैं कि योगी आदित्यनाथ यदि आज भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते तो योगी आदित्यनाथ के साथ में एक बड़ा जो तबका जो है वो पीछे पीछे हो लेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस जो है बहुत तवज्जो देता है। और ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बना सके या लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें दिलवा सके। तो ये भी हो सकता है कि यदि सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो है वो नितिन गडकरी को भी जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी की छवि भी एक तरह से साफ सुथरी है और उन्हें भी जो है ऐसे कितने विपक्ष के नेता भी जो है एक तरह से उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो आरएसएस का प्रयास ये है कि अब जो है एक जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि कट्टर हिंदुत्व की ना होकर एक जो है ऐसी छवि रहे। भले ही समाजवाद का विरोध करती रही भारतीय जनता पार्टी, भले ही धर्मनिरपेक्षता का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती हो, लेकिन आरएसएस जो है वो लगातार धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का संदेश दे रहा है। जैसे मोहन भागवत जो है उन्होंने अपने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा आरएसएस के कि भाईचारे को बढ़ावा देना है, ये नहीं देखना है ये कौन जाति का है, ये छोटा है या बड़ा है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, सबसे जो है एक ठीक ठाक व्यवहार बनाकर रखना है। और मोहन भागवत तो पिछले दिनों कई मस्जिदों में भी गए, कई बल्कि जामा मस्जिद के इमाम से भी मिले और उनका बयान भी आया जब शिवलिंग वाला मामला उठा कि सारे मंदिरों सारे मस्जिदों में शिवलिंग ना तलाशी जाए। तो एक तरह से जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी में एक छवि सुधारने के लिए अमित शाह को दरकिनार कर कर जो ये भी कहा जा सकता है कि अमित शाह को जो है वो बलि का बकरा बनाया जा सकता है, अमित शाह के सिर पर सारे ठीकरा फोड़ा जा सकता है। तो देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य की उपाधि देती है तो क्या अमित शाह के बिना जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत सकती है, या लोकसभा चुनाव में अमित शाह का इस्तेमाल करके अमित शाह को जो है भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर सकती है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है, देखिए आरएसएस का जो है इस समय आक्रामक रूप इसलिए भी है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति क्योंकि पिछले दिनों जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये नसीहत दी गई थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कर्नाटक के बाद में आरएसएस जो आक्रामक हुआ था, तो कर्नाटक चुनाव हुआ था जिसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी और वो चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर लड़ा था। स्थानीय मुद्दों को तवज्जो नहीं दी गई, स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो नहीं दी गई, तो जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी हारी। उसके बाद में ऑर्गेनाइजर में ये नसीहत दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, प्रदेश के नेतृत्व को तवज्जो मिलनी चाहिए, प्रदेश के नेताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का दबाव बना है विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद जो है वो आरएसएस के बड़े प्रचारक रहे हैं, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का हस्तक्षेप पूरी तरह होता है। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम नहीं करता है, आरएसएस का कैडर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी बाखूबी जानती है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जो है वो आरएसएस का कैडर लड़ाता है। अब देखना ये होगा जो खबरें आ रही है अमित शाह के बारे में, अब जो है भारतीय जनता पार्टी में समीकरण क्या बनते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह को दरकिनार करके फिर से जो है वो राजनाथ सिंह को जो है गृह मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा चल रही है। और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके बीच में दूरियां देखी जा रही है और अब इन दिनों में राजनाथ सिंह से करीबी देखी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अमित शाह के चलते ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को दरकिनार कर कर अमित शाह को गृह मंत्री बनाया था और राजनाथ सिंह से गृह मंत्री पद ले लिया गया था। अब देखना ये होगा, ये जो चर्चा है, ये जो खबर है, ये जो इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, ये जो दो गुट भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, तो अब ये क्या करते हैं, क्योंकि उधर जो है यदि सारे दल मिलकर चुनाव लड़ लिए विपक्ष में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। और विशेष रूप से बिहार में जो जाति आधारित जो गणना हुई है और जो एक पिछड़े वर्गों के जो चुनाव बनने जा रहा है, और एक तरह से बिहार में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजनीति में ही भागीदारी नहीं चाहिए। जमीन जो है वो भूमिहारों ने, राजपूतों ने 74% जो है जमीन कब्जा रखी है बिहार की, उसमें भी भागीदारी चाहिए। और बिहार की जनगणना के बाद जो जाति आधारित गणना हुई है, उसके बाद में दूसरे प्रदेशों में भी जो है जाति आधारित गणना की मांग उठने लगी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार की राजनीति से बड़ा प्रभावित होता है। मतलब एक तरह से उत्तर भारत की राजनीति जो है वो जाति आधारित जो गणना हुई है इस समय, जो बिहार में जनगणना हुई है, और एक मांग की जा रही है, भले ही ये मामला तूल ना पकड़े, लेकिन राजनीतिक मुद्दा जो बनने जा रहा है, वो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खेल किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव नहीं माना जा सकता है। जाति आधारित गणना के बाद में एक माहौल बदल गया है, और खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग यदि सरकार बनती है तो जाति आधारित गणना कराएंगे। आरक्षण की बात भी की जा रही है, आरक्षण भी कराएंगे। और पेंशन, सबसे बड़ी बात ये है कि कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा जो इस समय देश में बहुत मजबूती से उठाया। पिछले दिनों रामलीला मैदान में एक बड़ा जो आंदोलन देखने को मिला, और अभी हाल में लखनऊ में एक शिक्षकों ने पेंशन, पुरानी पेंशन जो है वो लागू करने की बात की है। पेंशन का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस समय ये नहीं कहा जा सकता है, भले ही विपक्ष एक बड़ी रैली ना कर पाया हो देश में, भले ही विपक्ष एक बड़ा संदेश ना दे पा रहा हो, लेकिन जो मुद्दे इस समय उभर कर आए हैं, जो मोदी सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, तो ये जो चुनाव जो है इस समय लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, देखने लायक होगा। आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी और बड़ा रोचक चुनाव इस बार देखने को मिलेगा। इससे पहले ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, और इसमें जो है ये माना जा रहा है कि अधिकतर राज्यों में जो है विपक्ष की सरकार बनेगी। अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती है। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। अमित शाह जो है इस समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। तो अमित शाह को दूसरे नंबर के नेता से खिसक कर तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं, या फिर अमित शाह जो है वो अपने दूसरे नंबर का जो है अपना जो रुतबा है वो बरकरार करते हैं। अब देखना ये होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। और देश की जो जनता है वो मोदी सरकार को, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी तवज्जो देती है, क्योंकि कार्रवाई की जो गारंटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भले ही विपक्ष के नेताओं पर लगातार छापेमारी की जा रही हो, भले ही जो है एक संदेश दिया जा रहा हो कि साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला है, लेकिन महाराष्ट्र में जो देखने को मिला शरद पवार के भतीजे को के मामले में, अजित पवार के मामले में, तो सीधी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो नेता आ जाएंगे उन पर सीबीआई के, ईडी के या इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ेंगे, और जो दबाव में नहीं आएंगे उन्हें सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के छापों से डराया जाएगा। अब देखना ये होगा कि देश की राजनीति किस करवट जो है वो बैठती है।